नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर 16वें पड़ाव में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अभिनय कला के 4 साधन या उपकरण हैं। 2 सूक्ष्म हैं, मन और मस्तिष्क। 2 स्थूल हैं यानी भौतिक हैं, वाणी और शरीर। हम पिछले कई दिनों से वाणी पर बात कर रहे थे और पिछले 2 दिनों में वाणी से जुड़ा हुआ ही भाषा का एक बहुत बड़ा विषय हमारे सामने आया था, जिस पर हम लोगों ने बात करी थी। अब हम बढ़ते हैं दूसरे भौतिक उपकरण या स्थूल उपकरण की ओर, और ये दूसरा स्थूल उपकरण है शरीर। जैसा कि कुछ दिनों पूर्व मैंने कहा था कि एक अभिनेता को, जिसको अभिनय कर रहा है, बल्कि अभिनय क्यों, मेरा ख्याल से अगर नर्तक भी इस पर ध्यान दे, नर्तक तो ध्यान देते ही हैं मुझे, हम तो उनसे बहुत प्रेरणा लेते हैं, नर्तक और गायकों से। उनकी तल्लीनता, उनकी साधना, उनका धैर्य, उनकी एकाग्रता अपने अभ्यास में, अपने रियाज में हम अभिनेताओं के लिए प्रेरणा की बात है। मैं इसको बहुत ही खुले हृदय से स्वीकार करता हूँ, उन लोगों की बहुत प्रशंसा मैं करता हूँ। तो मैंने बात कही थी कि एक अभिनेता में 3 चीज़ों में फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ मूड, फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ वॉइस एंड फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी। वॉइस के ऊपर हमने बहुत बात कर ली, वॉल्यूम पर, पिच पर और तमाम उसके और जो वॉइस से रिलेटेड बातें हैं, जैसे फेफड़े हैं, श्वास प्रश्वास है, माउथ कैविटी के जो अंग उपांग हैं, उनके संचालन और स्थितियां हैं, बहुत सारे मसलों पर हमने बात करी। और जब अभिनय का विशेष एक सेक्टर आएगा जिसमें क्या कहना चाहिए, स्पीच या स्पीच वर्क, मॉड्यूलेशन, ये सब आएगा, तब भी हम ये सारी बातें फिर से करेंगे। अब इन 3 प्रकार की फ्लैक्सिबिलिटी की क्यों आवश्यकता है? अब जब मैं फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ मूड कहता हूँ तो उसमें मन भी जोड़ लिया जाए, मस्तिष्क भी जोड़ लिया जाए। कल के बाद या कल से हम मन और मस्तिष्क पर थोड़ा सा खुलासा करेंगे बात करने के लिए, तो वो अभी मैं चैप्टर रोक देता हूँ। क्यों फ्लैक्सिबिलिटी चाहिए होती है? क्योंकि एक अभिनेता को अलग अलग पृष्ठभूमि के, अलग अलग देश, काल और परिस्थिति के अलग अलग लोगों या पात्रों का अभिनय करना पड़ता है। जैसा कि हम एक बार और कह चुके हैं, पात्र का अर्थ होता है बर्तन, और बर्तन में पानी जब जाता है तो जैसा बर्तन होता है वैसी वो आकृति बना लेता है। पानी का यहाँ पर तात्पर्य है तरलता से, फ्लैक्सिबिलिटी से, एडॉप्टेबिलिटी से। तो वही तरलता मन और मस्तिष्क में जब अभिनेता के आएगी तो अलग अलग सामाजिक, वैयक्तिक और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के अनुरूप, पात्र के अनुरूप अपना वो ढल जाएगा। तो वो क्या क्या केवल ये मन से काम नहीं होता, वाणी में भी वो लचीलापन लाना पड़ता है और शरीर में भी वो लचीलापन लाना पड़ता है। इसके लिए शरीर के भी अभ्यास होते हैं। जैसा कि पहले हमने वाणी के अभ्यासों के बारे में बताया था और वॉल्यूम और पिच की बात करी थी, वैसे ही अब शरीर को लचीला बनाने के लिए क्या क्या अभ्यास हो सकते हैं। अब जहाँ हम शरीर की तैयारी कर रहे हैं तो सभी लोग ये जान लें कि स्वास्थ्य सर्वोपरि है। स्वस्थ होना शरीर का, शरीर में रक्त संचरण सही हो, उसका तंत्रिका तंत्र सही हो, वो स्वस्थ हो और साथ साथ फिर लचीलापन उसमें हो। तो जो अभिनय के संबंधी अभ्यासों के लिए शरीर पर जो काम किया जाता है वो स्वास्थ्य के लिए तो होता ही होता है, वो मान के चला जाना चाहिए। लेकिन विशेष रूप से ध्यान किस में दिया जाता है? लचीलेपन के लिए। लेकिन आजकल अभिनेताओं का ध्यान ज़्यादातर एक बलिष्ठ देह यष्टि या बलिष्ठ शरीर और जिसकी मांसपेशियों का विशेष आकार, विशेष आकृति हो,
वैसा बनाने में उनका पूरा मनोयोग लगा रहता है। उनकी साधना शरीर की इसी तैयारी में लगी रह जाती है। अधिकतर अपवाद हर जगह हैं, क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ा हमारा स्वप्न कहिए या महत्वाकांक्षा कहिए या लक्ष्य कहिए या फिर जीवन की अर्थवत्ता को सिद्ध करने की जगह कहिए, वो अधिकतर के लिए फिल्म ही है। और फिल्म से हमें जिस प्रकार की चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, जो वहाँ के अभिनेता हैं, और एक ढर्रे में सब लोग एक चीज़ में जूझे रहते हैं, वो हैं जिम नामक शरीर निर्माण केंद्र में स्वयं को बिल्कुल जो है झोंके रहते हैं, जैसे लोहार आग में जो है लोहे के औजारों को झोंका रहता है उनको धार देने के लिए। उस प्रकार से हम लोग शरीर को एक खास आकृति देने के लिए उनके मतलब क्या कहना, बाइसेप्स को, एब्डोमेन को, और इसी में लगे रह जाते हैं। पता नहीं क्या एक धारणा आ गई है कि अब नेता होने के लिए यही ऐसा ही होना ज़रूरी है, ऐसा ही होगा तब काम मिलेगा। होता होगा, ये भी होता होगा, खैर। लेकिन मैं आपको एक बता दूं, देखिए, हम दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो सुंदर न दिखना चाहता हो या सुंदर न देखना चाहता हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो गंदा दिखना चाहता हो या अपने आसपास गंदा देखना चाहता हो। इसका मतलब सुंदर दिखने के प्रति या सुंदरता के प्रति मनुष्य के भीतर नैसर्गिक लगाव है, उसकी प्रवृत्ति ही है। तो अच्छी बात है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। और स्वास्थ्य और सुंदरता का तो बिल्कुल जो है एक बिल्कुल अटूट संबंध है। स्वस्थ जो जहाँ स्वास्थ्य होगा, सुंदरता एक स्तर पर अपने आप वहाँ होगी। तो इसलिए हमें सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान देना है, समझ रहे हैं आप। दूसरा काम है लचीलापन। तो उसके लिए विशिष्ट देह यष्टि में अपने आप को जिम में न झोंक कर, अब इसका मतलब ये नहीं कि जिम में जाकर आपको कोई लाभ नहीं होगा। आप जिम में भी वो एक्सरसाइजेज कर सकते हैं जो आपके भीतर लचीलापन लेके आए, आपके शरीर को स्वस्थ रखें, आपका रक्त संचरण परिसंचरण सही रखें। तो इस प्रकार की एक्सरसाइज थोड़ा सा थिएटर में वर्कआउट की गई है कि सिर से लेकर पैर तक क्या करना है, एक एक जोड़ को का अभ्यास करना है। एक एक जोड़ पर आपका अकड़न जकड़न हट जाए, वहाँ रक्त परिसंचरण सही हो जाए और तंत्रिका तंत्र भी सबल हो जाए। इससे क्या होगा, उस जगह उस अंग विशेष को स्वास्थ्य तो मिलेगा ही मिलेगा, वहाँ पर लचीलापन भी आएगा। तो इसके लिए क्या होता है, एक टर्म दिया गया हेड टू टो एक्सरसाइज। सिर से लेकर पैर के पंजे तक जितने जोड़ हैं उन पर काम करना चाहिए। और ये इसके लिए तो तमाम एक्सरसाइज सब लोग जानते ही हैं। गर्दन की एक्सरसाइज, कंधों की एक्सरसाइज, बाह की एक्सरसाइज, कलाई की एक्सरसाइज, कोहनी की एक्सरसाइज, एब्डोमेन की एक्सरसाइज, कमर की एक्सरसाइज, घुटनों की एक्सरसाइज, पंजों की, एड़ी की। और इनकी एक्सरसाइज के साथ में आपका स्वास्थ्य तो अपने आप सही होगा ही होगा, इनके जो है यहाँ पर लचीलापन अकड़न जकड़न भी दूर होगी। ठीक है। इसके अलावा और भी काम कुछ करना पड़ता है जिसमें हम लोग, जैसे हम लोग कहते हैं संतुलन, बॉडी बैलेंस। ये एक अभिनेता के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको मंच पर कितना भागना पड़ता है, उठना बैठना पड़ता है, इधर उधर आना जाना पड़ता है, तरह तरह की क्रियाएं दिखानी पड़ती हैं जो सच में नहीं होती हैं। तलवारबाजी होती है या कोई वज़न उठाना होता है या और तमाम सारे काम जो है जो प्रतीकात्मक रूप में ये सजेस्टिव वे में शरीर की हरकतों से दिखाए जाते हैं। तो ऐसे में शरीर का संतुलित रहना भी ज़रूरी है, इम्बैलेंस न हो हमारी बॉडी। बहुत से लोगों की दिक्कत क्या हो जाती है, ध्यान हम लोग नहीं देते हैं। बचपन से ही एक खास तरीके से चलने की आदत बन जाती है जिसमें शरीर असंतुलित रहता है। कोई आगे को झुक के चलता है,
कोई पीठ मोड़ के चलता रहता है, कोई जो है टेढ़ा होके थोड़ा सा चलता है, या खड़े होने में बहुत से लोग ऐसे कहते हैं या दाएं पैर पे जोर दे के खड़े रह जाएंगे या बाएं पैर पे जोर दे के खड़े रह जाएंगे, या गर्दन एक तरह से झुका के खड़े रह जाएंगे। और इस चीज़ पर ध्यान न देने से बड़े लंबे समय तक, सालों साल यही आदत जब बन जाती है तो आदत हमारी मजबूरी बन जाती है। और मजबूरी जब बन जाती है तो मजबूरी को हटाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बचपन से ही ध्यान रखना चाहिए, और गलती हो गई तो फिर उस गलती को सही करना ही पड़ेगा। आपने सुना होगा स्कूल में अध्यापक भी बच्चों से कहते हैं सीधे होकर बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधे रखो, बैठने का पोस्चर सही हो, खड़े होने का पोस्चर सही हो, है ना। आप देखने में एक बैलेंस लगें तो इसका मतलब क्या होगा, मूल से मैं एक बात कर रहा हूँ ना, मूल से ही छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बातें बनती हैं। उठने बैठने का तरीका सही हो, चलने का तरीका सही हो, इम्बैलेंस ना हो, तो इस हिसाब से क्या होगा, हमारा शरीर जो है संतुलन के लिए तैयार रहेगा। किसी भी प्रकार की गतिविधि को करने के लिए, मंच पर शारीरिक गति और अभिनटन करने के लिए उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में, किसी अभिनेता में ये कमियां हैं तो उसके लिए वेट शिफ्टिंग की एक्सरसाइज होती है, बॉडी बैलेंस की एक्सरसाइज होती है। एक पैर पर खड़े रहने के लिए आप आदत बनाइए, कभी इस पैर पर कभी दूसरे पैर पर, उस तरह से अपने बॉडी को साधने की कोशिश करिए। इसी प्रकार से बैठ के, खड़े होके शरीर को एक पैर पर वज़न दे के फिर उठिए, फिर दूसरे पैर पर वज़न दीजिए। इसी तरीके से आगे पीछे ये करते हुए सब अपने आप हो जाता है, क्योंकि बॉडी को बैलेंस देना ही देना है। और ये सब कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं बताइए? जब हम 2 पहिए पर चलने वाली साइकिल और मोटरसाइकिल का अभ्यास करके, जो कि बेजानदार चीज़ें हैं, अभ्यास करके उतने वजन को हम साध लेते हैं। गिरती नहीं, ऐसे गाड़ी खड़ी कर दीजिए बिना स्टैंड के, गिर जाएगी ना। लेकिन जब हम चलाते हैं तो क्या कमाल हो जाता भाई, उतने वजन की गाड़ी मतलब फूल की तरह चलती है। कार की बात छोड़िए, कार तो 4 पहिए पे है, कुछ नहीं भी चलेगी तो अपने में टिकी रहेगी, लेकिन बाइक तो नहीं चलेगी तो गिर पड़ेंगे हम, है ना। तो कैसे साथ लेते हैं, कैसे संतुलन करते हैं? लंबा अभ्यास चाहिए होता है, धैर्य चाहिए होता है, एकाग्रता चाहिए होती है। तो उस दम पर हम उसको साध लेते हैं। जब उसको साध लेते हैं तो बॉडी को भी साध लेते हैं। एक चीज़ और बता दूं, शरीर का संतुलित होने का खुद ही स्वभाव है। काम करते हुए वो खुद को संतुलित करता है। फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, जब हम एक हाथ से वजन उठाते हैं तो दूसरा हाथ अपने आप यूँ पैरेलल सीधे हो जाता है, शरीर अपने आप हो जाता है, हम सोचते नहीं हैं। शरीर का ये नेचर है बैलेंस स्थापित करने का। इसी तरीके से हम चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो थोड़ा झुक के चल लेते हैं, झुकना पड़ जाता है, अपने आप बॉडी झुकती है। नहीं झुकेंगे तो फिर हमारा जो एंगल बनेगा खड़ी चढ़ाई के साथ ऐसे बनेगा तो हम तो गिरने लगेंगे। तो खड़ी चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं तो अपने आप थोड़ा सा बॉडी झुकती है, उतार पर चढ़ रहे तो ऐसे नहीं उतरने लगते, ऐसे फिर इम्बैलेंस हो जाएंगे, तो थोड़ा सा पीछे करके चलते हैं। इसी तरीके से जब वज़न उठाते हैं, अलग अलग तरीके का वज़न जब उठाते हैं तो हमारा शरीर या हमारे शरीर की मांसपेशियां या हमारे हाथ पैरों के जोड़ अपने आप इस प्रकार की पोजीशन ले लेते हैं या बल को इस तरीके से अप्लाई करते हैं कि वज़न उठाते हुए हम इम्बैलेंस ना हो। तो क्या है करना, क्या है, शरीर की इसी प्रवृत्ति को, शरीर की इसी नैसर्गिक योग्यता को वॉच करना है। और फिर वही साक्षी भाव आ जाता है। उसको जब तटस्थ होकर सोचेंगे, देखेंगे, तो हम आगे अपने शरीर को संतुलित करने के तमाम अभ्यासों में अपने आप सफल होते चले जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा असंतुलित पहले से हो, जिसके चलने फिरने का तरीका बहुत गलत हो बचपन से ही, क्योंकि बचपन से कोई टोकता नहीं है, जीवन में काम चलता ही रहता है, तो हम उसी तरीके से चलते रहते हैं, करते रहते हैं। बाद में जब अभिनय के क्षेत्र में आते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे बैरियर्स ऐसे होते हैं जो हमारे द्वारा ही खुद के खिलाफ
खड़े किए गए होते हैं। तो ऐसे में बहुत से लोगों को संतुलन की एक्सरसाइजेज में टाइम लग सकता है, या विभिन्न जोड़ों को, मांसपेशियों को रिलैक्स और फ्लैक्सिबल करने में टाइम लग सकता है। लेकिन धैर्य और एकाग्रता के साथ आप इसको हासिल कर सकते हैं। इसलिए हासिल कर सकते हैं, वो गिवन है, वो नेचर ने हमारे शरीर को वो दिया है। कहीं हमें बाहर से लाना पड़ता होता तो कोई और बात थी, ये तो गिवन है। इसलिए हम जो बहुत दिक्कत में है पहले से, वो भी इसको हासिल कर लेंगे और सफल हो जाएंगे। इससे क्या होगा? शरीर लचीलापन आएगा, शरीर में शरीर फुर्तीला होगा, संतुलित होगा। तो कभी भी किसी भी प्रकार का रोल करने के लिए हमें ज़्यादा अनुकूलन, शरीर का अनुकूलन नहीं करना पड़ेगा। हम पात्र के अनुसार जो है अपनी फिजिकल अपीयरेंस को दिखा पाने में समर्थ हो जाएंगे। और मेरी यह राय ये है कि बहुत से ऐसे जो नए युवा युवती हैं, वो कभी कभी अपने किसी एक खास अंदाज से मोहित होते हैं। मान लो कोई उछल के चलता बड़ा अच्छा लगता है, सिर हिला के चलता है, उनकी थोड़ी जुल्फें हिलती रहती हैं तो उनको लगता है कि वो बहुत आकर्षक लग रहे हैं, और धीरे धीरे इस मोह में फंस फंस के वो जकड़ जाते हैं। फिर वो जो भी रोल करते हैं इसी तरह ही करते हैं। वो दूसरी तरीके का रोल करने में, जिसमें शरीर की एक भिन्नता, शरीर की गति की, स्थिति की और पोस्चर की भिन्नता की आवश्यकता है, वो करना उनके लिए कठिन हो जाता है। अब वो ऐसा इसलिए करते हैं कि भाई दशकों से फिल्में जो बनती चली आ रही हैं, उसमें 70-80% तो हमारे नायक नायिकाओं के निजी व्यक्तित्व की जो भंगिमा होती है, उनके जो अंदाज होता है, उसका जो ऑरा होता है, उसके जो लटके झटके होते हैं, वही काम में लाए जाते हैं। चाहे वो रोल चपरासी का करे, चाहे प्रोफेसर का करे, उनके बोलने का अंदाज, उनकी जुल्फों का आकार, प्रकार, नाप और डिजाइन ज्यों की त्यों वही बनी रहती है। बिल्कुल, सिर्फ कपड़ों का रंग बदल जाएगा और कुछ बदल जाएगा, कपड़े ये डिजाइन बदल जाएगी, लेकिन उनका शरीर का अंदाज वही रहेगा। अगर कोई खास ढंग से गर्दन झटकाता तो खास ढंग से वो चपरासी में भी वैसे ही झटकाएगा, प्रोफेसर में भी वैसे ही झटकाएगा। या फिर उसका कोई हाथ वाथ रखने का, कुछ ऐसे यूं करने का, ऐसे भी अंदाज बहुत है ना। वो चपरासी वाले रोल में भी वही कर लेगा, प्रोफेसर में भी वही कर लेगा। लेकिन वो कर इसलिए लेता है कि वो ऐसा चल जाता है, चला लिया जाता है। लेकिन कला के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी कमी है। चल जा रहा तो बात अलग है भाई, दुनिया आपकी वही जुल्फें देखने के लिए आती है, वो पात्र देखने के लिए नहीं आती है। जुल्फें आपके वही बोलने का अंदाज, लहराने का अंदाज देखने आती है, पात्र देखने नहीं आती है। तो चल जाता है और दशकों तक आप दर्शकों के दिलों में देवी और देवता की तरह पूजे जाते हैं, धन्य हो जाते हैं, और जनमानस भी धन्य हो जाता है कि उसके जीवन में उसने एक ऐसा कलाकार देखा भाई। लेकिन अगर आप वाकई कलाधर्मी हैं तो हमारी अनिवार्यता होनी चाहिए कि पात्र के भौतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण के साथ साथ नाटक की कथ्य, उसकी शैली और निर्देशक के निजी इंटरप्रिटेशन के अनुसार अपने मन को, वाणी को, शरीर को ढालना है। तभी तो हम खेल पाएंगे, तभी तो हम कलाकार होंगे। केवल अपना ही रिपीटेशन करते चले जाएंगे, जैसे हम जीवन में हैं वैसे वहाँ हैं, वैसे इस फिल्म में हैं, वैसे इस फिल्म में हैं, दर्शकों को आनंद भले ही आ जाता होगा, क्योंकि दर्शक आप पर मोहित है ना। जिस पर मोह हो जाता भैया, उसकी फिर कमी नहीं देखी जाती है, और भी कुछ ध्यान ही नहीं दिया जाता, वो जैसा है उसी में हम मोहित हैं। आपन पूत श्री कृष्ण एक मुहावरा है गाँव में, अपना बच्चा जैसा भी है, तो बच्चा ही नहीं, आपका जो देवता है वो जैसा भी है, आप उसको
बिल्कुल जो है उसमें समर्पित भाव से उसकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन एक सच्चा कलाकार और एक सच्चा सजग दर्शक जहाँ दोनों होंगे तो वहाँ विविधता देना, पात्रानुकूल विविधता देना अनिवार्य हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। और यही फिर कला है ना, यही तो कला है। वरना फिर बात क्या है, वो तो अपना ही रेपुटेशन है, जैसा कि मैं कह चुका हूँ। अपना रेपुटेशन कला नहीं है। अब लोग इसमें खुश हो जाते हैं कि अरे भाई डायलॉग बड़े याद हैं, बिल्कुल निर्भीक बोलता है, फुल कन्विक्शन के साथ बोलता है, बड़ा ही क्या कहना चाहिए, उसके जो अंदाज है बोलने का बड़ा गजब का है। लेकिन हर जगह वही है तो फिर गलत बात है। और कन्विक्शन होना, डायलॉग याद होना, निर्भीक होना, आत्मविश्वासी होना, ये तो बेसिक ज़रूरत है, ये तो होना ही पड़ेगा। ये ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा, है ना। खैर, अब मैं जो वाणी और शरीर के जो लचीलेपन की महत्ता के लिए इतनी बातें मैंने करी, इनसे जुड़े हुए जो अभ्यास हैं वो इस तरीके से ज़्यादा खुलकर, ज़्यादा विस्तार से, ज़्यादा स्पष्ट नहीं बताए जा सकते हैं। मैं वीडियो पे मैं जितनी भी बात आपसे कर सकता हूँ, आपको एक जानकारी देने की हैसियत से या आपको सही दिशा दिखाने की हैसियत से जितना काम कर सकता हूँ उतना ही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा व्याख्या इसमें हो भी नहीं पाएगी। और मैं करने लगा तो शायद आप उसको रिसीव कैसे करेंगे या किस रूप में कर रहे होंगे, यहाँ भी थोड़ा सा शंका आशंका पैदा होगी। इसलिए उसको करना उचित नहीं है मोटे तौर पर, क्योंकि मेरी बात सुनने से ही थोड़ा सब कुछ हो जाना है। फिर तो आपको कर्म में प्रवृत्त होना पड़ेगा ना। तो कर्म में जब प्रवृत्त होंगे, जब पूरी प्रक्रिया से गुजरेंगे, तो कोई संस्थान में गुजरे या चाहे किसी गुरु के अंडर में गुजरे, या फिर गुरु नहीं है, संस्थान भी नहीं है, तो खुद को साक्षी भाव से देखते हुए एकलव्य की तरह प्रशिक्षण प्राप्त करें, रियाज करें, अभ्यास करें।